न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं कि गड़बड़ी का मामला इस बैंक में, जिसकी वजह से कल भी हमने आपको बड़ी खबर बताई थी कि लोग परेशान हो रहे थे। कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी का मामला और मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी। एनआईसीबी के पूर्व जनरल मैनेजर ने दादर पुलिस स्टेशन में 122 करोड़ की धांधली की शिकायत की थी। गड़बड़ी की वजह से ही आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई ने अगले 6 महीने तक बैंक में पैसा जमा करने और निकालने पर भी रोक लगाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लोग भी परेशान हो रहे थे। तो जतिन इस समय मुंबई से लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जतिन, जिन लोगों के खाते हैं अब उनका क्या होगा, उनके पैसों का क्या होगा अगर प्रतिबंध लग गया? अब आखिर उन्हें हिम्मत कौन देगा? जतिन, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए 6 महीने का बैन लगाया गया है, लेकिन अपडेट इस केस में ये है कि इसी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि तकरीबन 122 करोड़ रुपए का फ्रॉड इस बैंक में हुआ है और इसकी शिकायत मुंबई के ही दादर पुलिस स्टेशन में की गई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुंबई पुलिस अब इस केस को ईओडब्ल्यू, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच करेगा। लेकिन जिस आरबीआई ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का जिक्र किया था, अब उसकी परतें भी खुलने लगी है। 122 करोड़ के घोटाले का जिक्र साफ तौर पर किया जा रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं। इस वक्त मैं अंधेरी ईस्ट ब्रांच के बाहर मौजूद हूं। सुबह से लोगों का सिलसिला यहां पर पहुंचना शुरू हो गया। कुछ लोग अपने लॉकर्स को खाली करने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल वही कि जिनके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, उनका क्या होगा? 6 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। घर में राशन, बच्चों की फीस, ईएमआई कैसे जाएगी? सर, क्या बैंक में अकाउंट है आपका? कितनी परेशानी आप लोगों को? बहुत परेशानी है। बहुत गलत हुआ है। ये सही नहीं हुआ है। ये 30,000 40,000 लोगों का क्या होगा, वो कुछ परवाह है नहीं किसी को। कोई रिस्पांस दे रहा है बैंक में से? हाँ, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? मर जाएंगे, जिएंगे, अपघात करेंगे, क्या करेंगे? कुछ समझ में आता नहीं है। कर्ज कैसे चल रहा है फिर? अभी क्या कर चलेगा? वो रोड पे भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? और कितनी समस्या हो रही है? एफडी है तो एफडी का कुछ भी पैसा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना मेहनत का, हमने जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा करके हमने एफडी बनाया रहता है, तो उसमें से थोड़ा ब्रेक करके थोड़ा तो पैसा मिलना चाहिए। अभी हमारा 10 लाख का एफडी है, तो उसमें कुछ तो मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बैंक में कोई बात कर रहा है आप लोगों से? नहीं, कुछ बात ही नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ तो बता नहीं चाहिए। अभी चलिए जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे बैंकों के बाहर लोग किस तरह से परेशान है। लेकिन अब बात करेंगे महाराष्ट्र में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर, जो अब कानूनी हंटर अब चलने वाला है, क्योंकि अब महाराष्ट्र की सरकार एक कमेटी का गठन करने वाली है। जो लोग अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में, उन पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। लव जिहाद के खिलाफ महाराष्ट्र में कमेटी बनेगी। वो कमेटी अब तय करेगी कि आखिर जो लोग इसमें संलिप्त हैं, कैसे उन पर एक्शन लिया जाए, कैसे उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा सचेत है और बड़े एक्शन की समय तैयारी है। महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश, एक विशेष कमेटी बनाई गई है और कैसा कड़ा कानून यहां पर बनाया जाएगा, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कल एक कमेटी बनाई है और ये 7 सदस्यीय कमेटी है, जो कि महाराष्ट्र के डीजीपी इस कमेटी मौजूद है, साथ ही बड़े अधिकारी इस कमेटी मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि लगभग 2024 अक्टूबर तक 1 लाख मामले आए हैं लव जिहाद के। उसके बाद वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जिस तरह से लगातार मांग बढ़ती रही, और इसके देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कल फैसला लिया और कल कमेटी बनाया। ये कमेटी टेक्निकल चीजें देखेगी कि जो अभी तक कंप्लेन हुए हैं उसकी जांच करेगी, साथ ही दूसरे राज्यों में जहां पर लव जिहाद खिलाफ कानून बनाया गया है उसको देखेगी। चलिए, बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब देखना होगा कि सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में इस तरह के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और अब यहाँ पर बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। रिपब्लिक बढ़ते हैं, बात महाकुंभ की करते हैं, क्योंकि महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आम लोगों के साथ साथ देश की कई नामचीन हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं, जो महाकुंभ में पवित्र पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा चुकी हैं, स्नान कर चुकी
चुकी हैं। लेकिन अखिलेश यादव, सपा के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद, इतना ही नहीं विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें महाकुंभ के इस दिव्य भव्य नव्य आयोजन से दिक्कत है। वो बार बार सवाल उठा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल कहा था कि 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी हैं जो कि महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। योगी के इस बयान पर अब अखिलेश तंज कस रहे हैं। अखिलेश जो खुद भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, बावजूद इसके लगातार तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ महाकुंभ में उमड़ रही है ताकि वो संगम में स्नान कर सके, डुबकी लगा सके, पवित्र डुबकी लगा सके। लेकिन इस पर विपक्ष के कई ऐसे सांसद हैं, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें दिक्कत है और वो बार बार बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। मान के चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दिशा से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो।